हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एचपी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को आज हम जो है डिटेल में समझेंगे। सभी सब्जेक्ट्स का जो है अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लें। हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग है और एचपी जीके की अलग रहेगी। इसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चंस को भी हम जल्द लाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली अपना सपोर्ट दिखाने के लिए जो है लाइक भी ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखो, यहाँ पे नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि अगर इनका हनन होता है तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सिद्धांत, ये जो गाइडलाइंस है ये सरकार को दी गई होती हैं। ये गवर्नमेंट को जो है ये गाइडलाइंस दी गई होती हैं कि आप जब भी बिल बनाएंगे या कोई भी लॉ बनाएंगे तो वो जो है इनको देख के बनाना है आपने, मतलब इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बनाना है, जो भी डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल्स दे रखे हैं। डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं कि कहाँ से लिया है? डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 4 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल ये कवर करता है 35 से लेके 51 तक के, 35 से लेके 51 आर्टिकल जो है ये कवर करता है। इसका एम क्या होता है? टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। क्या प्रोवाइड करवाना? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करवाना जो है पीपल को, राइट। और ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट को होती हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था 1942 को, तो उसमें डीपीएसपी में भी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, याद रखिएगा, राइट। तो 39 ए को इंक्लूड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि फ्री लीगल एड टू द पुअर को जो है डिस्कस करता है। इसके अलावा 43 ए आर्टिकल को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा 48 ए आर्टिकल को जो है, इन 3 आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था। 48 ए बोलता है कि टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को इम्प्रूव करवाना है, इसके बारे में डिस्कस करता है। 43 ए क्या डिस्कस करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, राइट। सो ये 3 आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत जो है डाले गए थे। फिर इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 के अंदर। तो इसमें जो है एक नया आर्टिकल 38 में सेक्शन 2 को इंक्लूड किया गया था। तो आर्टिकल 38 अमेंड किया गया बेसिकली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो पहला अमेंडमेंट 42nd ये हुआ, सेकंड ये हुआ, और तीसरा अमेंडमेंट इसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 2002 में आया तो उसमें जो है आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट किया गया था, राइट। आर्टिकल 45 क्या है इसको जरूर रीड आउट करिएगा। तो ये जो है 3 बार अमेंड हो चुका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन जो होता है उसको गवर्नर करता है अपॉइंट, और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट करता है। अंडर विच आर्टिकल? 280 आर्टिकल भी पता होना चाहिए। 280 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो हर 5 साल में जो है ये एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, राइट। अब ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो इनका नाम था केसी नियोगी, ठीक है। केसी नियोगी 1952 को जो है फाइनेंस कमीशन बना था पहली बार इंडिया का, तो केसी नियोगी जो थे पहले चेयरमैन थे। हर 5 साल में चेंज होता है। अभी जो है हमारा 15th जो है फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और अभी के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह इज अभी जो है ये हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया था। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड याद रखिएगा। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है हर 5 साल पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज ए परमानेंट बॉडी? इनमें से आपको बताना है कौन सी परमानेंट बॉडी है। तो हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है इसको। राज्यसभा जो है हमारी परमानेंट बॉडी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए
राज्यसभा की बात करें, ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि इट कैनॉट बी डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, कैनॉट बी डिसॉल्व। जैसे कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो वो डिसॉल्व होती है, लेकिन ये डिसॉल्व कभी भी नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट बॉडी बोला जाता है। टर्म जो होती है 6 साल की होती है इसके मेंबर्स की, लेकिन 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में यहाँ से रिटायर होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, राइट। सो राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो चेयरमैन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, राइट। सो ये सारी चीज़ें याद रखिए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट। चलिए, और ये अपर हाउस होता है आपके पार्लियामेंट का, राइट, और लोअर हाउस है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी टैक्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, मोटर व्हीकल टैक्स है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि जो आपका इनकम पे लगता है, ठीक है, डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे वो जो है टैक्स लगेगा, और वो डायरेक्टली पे करते हैं आप गवर्नमेंट को। इसके अलावा देखिए एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, जैसे कॉरपोरेट टैक्स है, ये आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है। एंड ये जो मैंने आपको बताया एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये भी आपका क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। सो इनकम टैक्स जो आप देते हो वो भी आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है? वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आप जीएसटी देते हो, आप कोई सामान खरीदते हो तो जो उस पर टैक्स लगता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे कि जीएसटी है। अब ये जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये सारा जीएसटी में इंक्लूड किया जा चुका है। एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंटर जीएसटी होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है। कई बार इंटीग्रेटेड लग जाता है दोनों का इकट्ठा, कई बार स्टेट का अलग लगता है, जो सेंटर का अलग लगता है, राइट। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे आपका सर्विस टैक्स है, ठीक है। अब सर्विस टैक्स जो है ये जीएसटी में इंक्लूड किया जा चुका है, ठीक है। पहले अलग अलग थे, अब जीएसटी में ही इंक्लूड किए जा चुके हैं। जो वैट है वो भी अभी जीएसटी में ही इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा सेल्स टैक्स है, ठीक है, वो जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जो कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है। ये सारे जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ वगैरह खरीदते हो जो वो टैक्स लग जाता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है, ऐसे समझिए आप। एक और चीज़ जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है मीन्स कि जब आपकी इनकम जैसे ही इंक्रीज होगी वैसे ही आपका जो टैक्स है वो भी इंक्रीज होता चलेगा, तो इसलिए जो है इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव होता है, ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। इसका फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम पे, आपकी इनकम जैसी मर्जी हो उस पर इसका कोई असर नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ वगैरह खरीदेंगे, कोई सर्विस लेंगे, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट और रिग्रेसिव होगा, राइट जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। चलिए अगले पे चलेंगे। 126, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट में होता है क्या? एडवोकेट जनरल, और सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट, याद रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो उनकी एडवाइस पे इनको चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाना है तो वो क्वालिफाई होना चाहिए एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जैसे ही मतलब वो एलिजिबल है जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, तो उस बंदे को जो है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है, राइट। और टर्म जो है अटॉर्नी जनरल की कोई फिक्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
राइट, कोई भी फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है अपॉइंट किया जाता है, ऑन द प्लेजर ऑफ, ये वर्क करता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको रिमूव कर सकता है, राइट। और स्टेट का जो मैंने आपको बताया, स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, और वो आता है आर्टिकल 165 के अंडर, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 76 के अंडर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी के समय में हमारे 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी, ठीक है, वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। इनके पहले के वेणुगोपाल थे, लेकिन अभी जो है 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी, राइट। सो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलेंगे 127, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वॉज एनुशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचा सिद्धांत किस बात के दौरान जो है प्रतिपादित किया गया था? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था ना, वो एक केस था केशव नंदा भारती केस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये केस आया था 1973 के अंदर, ठीक है। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केशव नंदा भारती केस, ये बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर की। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका बुनियादी जो ढांचा है उस पर चेंजेस नहीं ला सकते। गोलकनाथ केस आया था आपका 1967 के अंदर। गोलकनाथ केस बोलता है कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू मॉडिफाई बेसिक राइट, जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो उनको आप जो है अमेंड नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग। बट लेकिन इसको केशवानंदा भारती जब केस आया 1973 में, इसको ओवरटर्न कर दिया गया था। पहले इसको बोला गया कि आप जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद भारती केस में बोला कि आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होना चाहिए। मेनका गांधी केस था, ये आपका 1978 में आया था। ये रिलेटेड था आर्टिकल 21, याद रखिएगा आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की, तो उससे रिलेटेड था यार। और SR बोमई जो केस था ये 1994 के अंदर आया था। तो जो पावर है प्रेसिडेंट के पास टू डिसमिस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ये बोला कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, आप खुद से जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है वहाँ पे डिसमिस नहीं कर सकते, बल्कि आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का, दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, तभी जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 356 आर्टिकल से जुड़ा हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है जी। तो ये जो है इससे रिलेटेड है SR बोमई केस। आगे बढ़ेंगे 128, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द, तो प्रेसिडेंट जो लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे वो कैसे करेंगे? वो एडवाइस पे, अगर जो है प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे एड एंड एडवाइस करते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। और ये आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, राइट। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 1976 में आया, तो ये क्या किया गया? ये एक्सप्लिसिट कर दिया गया, मतलब ये जरूरी है प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस पे काम करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करना है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बताया गया था। प्रेसिडेंट की बात करें तो 52 से लेके 62 आर्टिकल जो है ये कवर करता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए। एज जो होनी चाहिए मिनिमम टू बिकम ए प्रेसिडेंट, वो होनी चाहिए आपकी 35 साल उम्र। ओथ कौन दिलाता है इन्हें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाता है। अगर हम बात करें इलेक्शन की, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो देखिए एक चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से? पहला जो लोकसभा है प्लस राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट के जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सभी स्टेट्स की, उसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि हमारे जो MLA होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में है
और पुडुचेरी में। ठीक है, तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं दिल्ली और पुडुचेरी में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, इनके इलेक्टेड मेंबर। तो हमेशा याद रखना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स जहाँ पे भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एंड देन आपके दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो कौन सा अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें क्या किया गया, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो ये था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। याद रखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 2003 के अंदर। 2003 में जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इसमें क्या बोला गया कि 15% तो जो है टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा ही जो है आप मिनिस्टर बना सकते हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, समझे? तो मान लो अगर 550 है लोकसभा की स्ट्रेंथ, जो इसका 15% आप कर लीजिए, उतना जो है आप मिनिस्टर को नियुक्त कर सकते हैं कैबिनेट में। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो 15% कैप है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा जो है आप अपॉइंट नहीं कर सकते। ये इंक्लूडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर को मिला के। 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, लोकसभा की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ द कंट्री। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षित होंगे? तो इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ ये बात करता है राइट टू इक्वलिटी में। ठीक है जी, आर्टिकल स्पेसिफिकली आता है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जिसमें दो बातें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और दूसरा बात करता है ये इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ की। दूसरा बात करता है ये वाला इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। ठीक है, याद रखना इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो अमेरिका से लिया। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, राइट। आर्टिकल 14 याद रखिएगा राइट टू इक्वालिटी में आता है। अब देखो राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी जो आता है इसमें आर्टिकल आते हैं 14 से लेके 18 तक। ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। सो 14 से लेके 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये आर्टिकल कवर करते हैं 23 एंड 24 आर्टिकल। ये है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक कवर करता है। और देन आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 नंबर के आर्टिकल से लेके 28 तक। ये जो है आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, राइट। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कौन से कवर करता है? 12 से लेके 35 जो है फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 के अंदर, जिसमें क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 के अंदर आता था पहले, उसको अब जो हटा के वहां से अंडर आर्टिकल 300A कर दिया गया है, जो कि एक अभी लीगल राइट है। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। और फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका, यूएसए से लिया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने इसको लिया है, राइट। और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और याद रखिएगा जस्टिशिएबल होते हैं, जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी कि अगर इनका हनन होता है तो आप जो है डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, रिट वगैरह फाइल कर सकते हैं। कितने टाइप की रिट होती हैं? 5 टाइप की रिट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट फाइल करने का जो आर्टिकल 32 के अंदर आती है, और हाई कोर्ट की 226 के अंडर आती है रिट फाइल करना, राइट। अब देखिए 2 ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि आपके सस्पेंड नहीं होते किसी भी इमरजेंसी में।
अगर कोई इमरजेंसी लगती है बाकी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे हैं 20 और 21, ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते किसी भी हाल में। कोई भी इमरजेंसी लग जाए, चाहे इंटरनल इमरजेंसी है चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी है। और एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आर्टिकल जो 19 है इसको आप तभी सस्पेंड कर सकते हो, राइट टू फ्रीडम को तभी जो है आप सस्पेंड कर सकते हो जब वॉर की कंडीशन हो देश में या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो चुका है। ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही जो है आप इसको हटा सकते हो, लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी चल रही है यानी कि आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है भारत में, तो आप जो है आर्टिकल 19 को भी नहीं छीन सकते। ओनली आप छीन सकते हो जब वहाँ पे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, वॉर की कंडीशन हो, कोई बाहर की कंट्री के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा हो। ठीक है जी, तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है? तो सेपरेशन ऑफ ये जो है पावर, ये आपका डीपीएसपी के अंदर बताया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर अंडर आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है इसकी बात करता है कि जो जुडिशरी होगी वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल जो है वहाँ पे अलग होगी, राइट। डीपीएसपी की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। डीपीएसपी को हमने लिया है आयरलैंड से, याद रखिएगा, इसको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, और ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। इनका हनन हो जाए आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, इट इज जस्ट ए गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। प्रेम्बल की बात करें, प्रेम्बल जो है हमारा एक फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर हम बोले ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। और याद रखना आपको कि जो प्रेम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशवानंदा भारती केस जब आया था तो उसमें जो है इसको बता दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर का भी ये पार्ट है। प्रेम्बल भी हमारे नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। प्रेम्बल को याद रखना आपने एक बार अमेंड किया जा चुका है, तो इसको अमेंड किया जा सकता है, एक बार किया भी जा चुका है, राइट। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जिसमें 3 नए वर्ड्स को जो है ऐड किया गया था। वो 3 नए वर्ड एग्जाम में पूछता है। सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। तो ये 3 वर्ड जो है यहाँ पे ऐड किए गए थे। एक और चीज याद रखना, ये जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी के साथ जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड को जो है ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन तीनों वर्ड को हमने लिया था, याद रखिएगा। प्रेम्बल को हमने कब इनेक्ट किया था? प्रेम्बल को हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था, राइट। चलिए, इसके अलावा 7th शेड्यूल देख लेते हैं। 7th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? 7th शेड्यूल बात करता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, कि स्टेट के अंदर कौन सी जो है वो लॉ बना सकता है और सेंटर जो है किस पे लॉ बना सकता है। यानी कि 7th शेड्यूल के अंदर आपका आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है जी, ये देखना है आपको कि देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। यूनियन लिस्ट में ये वाले टॉपिक आते हैं जिसपे सेंटर लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में ये वाले जो है आते हैं जिसके अंदर जो है नॉर्मली स्टेट लॉ बनाता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट भी बना सकता है लॉ प्लस आपका सेंटर भी बना सकता है। तो डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, वॉर एंड पीस है, बैंकिंग है, रेलवे है, ठीक है, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, एयरवेज है, पोर्ट है ना, ट्रेड है, करेंसी है। तो ये सारे जो है इस पे सेंटर लॉ बनाएगा। अगर स्टेट की बात करें, एग्रीकल्चर स्टेट में आता है, ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। पुलिस जो हमारा डिपार्टमेंट होता है स्टेट का होता है, स्टेट के अंदर आता है। प्रिजन जो हो गया, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, राइट, लैंड है, लिक्वर है, राइट, ट्रेड एंड कमर्स है, लाइफ स्टॉक एनिमल हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज हैं, ये जो है स्टेट का पार्ट है। एजुकेशन याद रखिएगा, स्टेट भी इस पे लॉ बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है ये स्टेट के अंदर आता है। ट्रेड यूनियंस होती हैं, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, तो ये जो है आप देखिएगा। एक चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि रेसिड्यूरी पावर्स पे जो है सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है,
इसके अलावा जो भी जो चीज़ें आती हैं वो रेसिड्यूरी पावर्स में आती हैं, जिसमें यूनियन लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे इस पे लॉ बना सकता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वैकेंसी इज अकर्ड सडनली। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत का वो प्रेसिडेंट बन सकता है अगर प्रेसिडेंट ऑफिस की जो है वहाँ पे वैकेंसी अकर हो गई है, वैकेंसी निकली है। तो वैकेंसी कैसे निकलेगी? या तो वो रेजिग्नेशन दे देगा प्रेसिडेंट, या उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर उसको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया गया है सडनली उसके ऑफिस के जो नॉर्मल टेन्योर है उसके दौरान ही, तो जो है वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड भी। थर्ड बोलती है वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ राज्यसभा। जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट, तो वो जो राज्यसभा का एज ए चेयरमैन जो ड्यूटीज देता है वो नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो जाती है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। क्यों? अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट चुना गया है तो वो ड्यूटीज कोई और बंदा थोड़ी ना परफॉर्म करेगा प्रेसिडेंट की, वो ड्यूटी जो है वाइस प्रेसिडेंट ही परफॉर्म करेगा। तो इसलिए जो है हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, डी इज द राइट आंसर। अब ये जो है ये आर्टिकल 65 के अंदर आता है। आर्टिकल 65 के अंदर कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, उनका ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे स्थान उनका ले सकते हैं, लेकिन फॉर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए जो है वहाँ पे उस कुर्सी पे वो बैठ सकते हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाए जाते हैं और उनको नया प्रेसिडेंट जो है इनैक्ट जो है वहाँ पे कर लिया जाता है। तो मैक्सिमम फॉर 6 मंथ जो है एक वाइस प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी पे बैठाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर एरिया वाइज अगर हम बात करें। और सेकेंड नंबर पे है ये है बाड़मेर। एरिया वाइज बात करें तो ये राजस्थान का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है। और अगर आपको पूछता है कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कौन सी है, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो इनमें से वो कौन सी है? तो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ के मैटर में, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनसे एडवाइस ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और ये आता है आर्टिकल 143 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर आता है आपकी एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। इसको कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो 50th नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो है ये हमारे रिसेंटली नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना गया है। जुरिडिक्शन की बात करें तो दोस्तों 3 तरह की जुरिडिक्शन आती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है, एक आपकी एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है, और एक आपकी एपिलेट होती है। ठीक है, एपिलेट। तो 3 टाइप की जुरिडिक्शन आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है प्लस साथ में बाकी 33 जजेस होते हैं। टोटल स्ट्रेंथ होती है, अभी रिसेंटली टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपकी 65 साल से कम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आप हाई कोर्ट में जज रहे हैं फॉर द 5 ईयर्स, 5 साल के लिए अगर आप हाई कोर्ट में जज हैं तो आप जो है चुने जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। इसके अलावा अगर आप एडवोकेट रहे हैं फॉर 10 ईयर्स इन हाई कोर्ट, तब भी आप जो है चुने जा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रेसिडेंट की नज़र में आपकी अच्छी इमेज होनी चाहिए, आप डिस्टिंग्विश्ड जज होने चाहिए, तब जाके इन तीनों कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल हों तो आप जो है वहाँ पे जज बनाए जा सकते हैं जी। ठीक है जी, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पंचायती राज सेटअप। तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है। तो देखो 3 टायर सिस्टम है, याद रखना 3 टायर सिस्टम है हमारा पंचायती राज, जिसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है। विलेज लेवल में हम उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे हम उसको बोलते हैं ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति। ओके, और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बोलते हैं इसे जिला परिषद। जिला परिषद। एक आपको अमेंडमेंट याद रखना है पंचायती राज सिस्टम से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, जिसमें जो है पंचायती राज सिस्टम में क्या हुआ कि 33.3% जो है रिजर्वेशन रखी गई महिलाओं के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। याद रखिएगा महिलाओं की जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो है 33% पंचायती राज सिस्टम में। एक आर्टिकल भी आया, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243D क्या बोलता है, 1/3 जो होगी टोटल सीट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, उसकी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो वुमेन की होगी। ठीक है, उनमें से 1/3 जो होगी वुमेन को चुना जाएगा। एक ही बात हो गई, 33% या फिर 1/3, 100 का 1/3 करेंगे तो 30% आ जाएगा। तो ये बात कही गई थी। आर्टिकल याद रख लेना और अमेंडमेंट याद रख लेना। आर्टिकल 243D के तहत है और अमेंडमेंट जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर ये आया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडिंग प्रोसीजर, अमेंडमेंट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको अमेंडमेंट कोई करना है, ठीक है जी, तो आप आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। अब देखो जो अमेंडमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका बाय स्पेशल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। समझे बात को। और स्टेट की जो होगी ये सिंपल मेजोरिटी के साथ। पहला बोलता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है जो भी लॉ बनेगा, यानी कि जो लोकसभा प्लस राज्यसभा के अंदर जो लॉ बनेगा वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो बनेगा वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट मानी जाएगी। दूसरा बोलता है कि कुछ ऐसे लॉ होंगे जिसमें हम स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की तो लेंगे, साथ में हम स्टेट्स की राय भी लेंगे। तो रेटिफिकेशन चाहिए होगी हाफ ऑफ द स्टेट्स। जैसे हमारी 29 स्टेट है, 29 का हाफ जो भी होगा उसका जो है स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होगी। और वो जो स्टेट्स होंगी वो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको डिस्कस करेंगी, पास करवाएंगी। लेकिन याद रखना ये बाउंडिंग नहीं होता कि इसको फॉलो ही करना है, कि स्टेट ने जो भी बोला है उन चीज़ को फॉलो करना है, तो ये बाउंडिंग नहीं होता। ठीक है जी। इसके अलावा जो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो बिल पास हो जाते हैं वो अमेंडमेंट नहीं माना जाता 368 आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो जो भी अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ होते हैं ऑर्डिनरी अमेंडमेंट के साथ, तो वो जो है आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। ये 368 के अंदर वही आते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ हों और जिसमें जो है रेटिफिकेशन हो स्टेट्स का, राइट। सो गाइस दिस वाज द टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेसिस पे हमारा क्लास रहता है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिटेल में जानते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आप देखिएगा आने वाले एग्जाम्स में, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, डेली बेसिस पे आदत बनाइए कि इन वीडियोज़ को आप देखें। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे हमारा जो है पेज है वहाँ पे भी वीडियो का लिंक मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का लिंक सबसे पहले वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड टू योर एग्जाम्स रहती हैं वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।